जरा कल्पना कीजिए कि अगर हम किसी तरह अपनी इस पूरी पृथ्वी को, जिसमें सारे महासागर, पहाड़, शहर सब कुछ है, उसको सिकोड़कर एक मूंगफली के दाने के आकार का कर दें तो क्या होगा? अरे बाप रे, मूंगफली का दाना? वो तो बहुत ही ज्यादा सघन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसका घनत्व इतना अकल्पनीय हो जाएगा कि उसका गुरुत्वाकर्षण आसपास की हर चीज को अपने अंदर खींचने लगेगा। यहां तक कि प्रकाश यानी लाइट भी उससे बचकर नहीं निकल पाएगी और हमारी ये पृथ्वी एक ब्लैक होल बन जाएगी। सही कहा। और इस मूंगफली वाले उदाहरण से मेरा मतलब है, इससे जो बात सबसे स्पष्ट होती है वो ये है कि ब्लैक होल का रहस्य सिर्फ उसके आकार में नहीं है, बल्कि उसके द्रव्यमान और घनत्व के उस चरम स्तर में छिपा है जहां भौतिकी के हमारे सारे जाने पहचाने नियम दम तोड़ देते हैं। सही बात है। तो आइए इस विषय की गहराई में चलते हैं और आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम इसी रहस्यमयी अंधकार को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हमारा आज का मिशन सिर्फ खगोलीय तथ्यों की कोई सूची पढ़ना नहीं है। हम ये जानेंगे कि ब्रह्मांड की ये सबसे अंधेरी चीज हमें भौतिक विज्ञान के बारे में क्या सिखाती है। हाँ, क्योंकि जो स्रोत आज हमारे पास हैं वो इस ब्रह्मांडीय दानव के निर्माण से लेकर उसके बर्ताव तक की एक पूरी कहानी बताते हैं। वही तो, प्रकाश को निगलने वाला ये अंधकार असल में हमारे ज्ञान की सीमाओं पर कैसे रोशनी डालता है, हमें यही खोजना है। ये सिर्फ क्या का सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल कैसे और क्यों का ताना बाना है। तो अगर हमें ये समझना है कि ये प्रकाश को निगलने वाली शक्ति कैसे काम करती है, तो हमें उस वक्त में पीछे जाना होगा जब इसका जन्म होता है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इस अथाह अंधेरे का जन्म रोशनी से ही भरे एक बहुत विशाल तारे से होता है। ये सच में हैरान करने वाला है। मैंने हमेशा एक मेन सीक्वेंस तारे की तुलना एक विशाल इंजन से की है। एक ऐसा इंजन जिसका मुख्य ईंधन हाइड्रोजन है और जो लगातार हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है। हाँ, और उस इंजन वाले उदाहरण में एक और परत जोड़ना जरूरी है। हम इसको एक गुब्बारे की तरह सोच सकते हैं। गुब्बारे की तरह? कैसे? देखिए, गुब्बारे की रबर उसको अंदर की तरफ सिकोड़ना चाहती है, जो कि तारे के मामले में उसका गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन अंदर जो हवा भरी है उसका दबाव उसको बाहर की तरफ धकेलता है। तारे में ये हवा का दबाव असल में वो ऊर्जा है जो हाइड्रोजन के फ्यूजन से पैदा होती है। तो यानी गुरुत्वाकर्षण और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच एक लड़ाई चल रही होती है। बिल्कुल। अरबों सालों तक इन दोनों के बीच एक महायुद्ध चलता रहता है और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। लेकिन हर इंजन का ईंधन कभी ना कभी तो खत्म होता ही है। जब तारे के कोर में हाइड्रोजन खत्म होने लगता है तो वो संतुलन बिगड़ जाता है। वहीं से असली खेल शुरू होता है। हाँ, तारा फूलने लगता है और रेड सुपर जॉइंट बन जाता है। फिर वो भारी तत्वों का फ्यूजन शुरू करता है, हाइड्रोजन से हीलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और आखिर में ये प्रक्रिया लोहे पर आकर रुकती है। और लोहे का बनना एक तरह से उस तारे के लिए मौत का फरमान है। इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट भौतिक कारण है। वो क्या? लोहे से हल्के जितने भी तत्व जब आपस में जुड़ते हैं तो वे ऊर्जा बाहर निकालते हैं, लेकिन लोहे के परमाणु इतने स्थिर होते हैं कि जब वे फ्यूजन करने की कोशिश करते हैं तो ऊर्जा पैदा करने के बजाय तारे की बची खुची ऊर्जा को ही सोखने लगते हैं। ओह अच्छा, मतलब वो इंजन जो अब तक ऊर्जा बाहर फेंक रहा था वो अचानक से ऊर्जा निगलने लगता है। वही तो। और उसकी वजह से जो दबाव तारे को गिरने से रोक रहा था वो अचानक शून्य हो जाता है। और तभी वो गुरुत्वाकर्षण जो अरबों सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था अपना खौफनाक रूप दिखाता है। इसे हम ग्रेविटेशनल कोलैप्स या गुरुत्वीय पतन कहते हैं। तो तारा अपने ही वजन से अंदर की तरफ ढह जाता है। हाँ, सेकंड के कुछ ही हिस्सों में वो विशाल तारा जो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा हो सकता है अंदर धंस जाता है। बाहर के पड़ते प्रकाश की गति के 1/4 हिस्से जितनी तेजी से कोर से टकराती हैं और वापस उछलती हैं। और इसी टक्कर से सुपरनोवा विस्फोट होता है ना, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली विस्फोट। बिल्कुल सही। लेकिन जब मैं ये स्रोत पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया। हमारे ब्रह्मांड में तो अरबों तारे हैं, हमारा सूरज भी एक तारा है, तो क्या जब सूरज मरेगा वो भी ब्लैक होल बन जाएगा? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है।
हर तारा ब्लैक होल नहीं बनता। इसके लिए चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा को समझना होगा। हाँ, मैंने इसका जिक्र देखा था। ये सीमा क्या तय करती है? जब गुरुत्वाकर्षण तारे को सिकोड़ रहा होता है तो पदार्थ के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन उस दबाव का विरोध करते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर कहते हैं। अच्छा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने गणित के जरिए साबित किया था कि अगर किसी तारे के अवशेष यानी बचे हुए हिस्से का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से कम है तो इलेक्ट्रॉन जीत जाएंगे और तारा एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। मतलब हमारे सूरज का वजन इतना कम है कि उसका गुरुत्वाकर्षण कभी भी उन इलेक्ट्रॉनों की बगावत को दबा नहीं पाएगा। एकदम सटीक विश्लेषण। ब्लैक होल बनने के लिए उस सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो कोर बचता है उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा? भौतिकी के हिसाब से अगर उस अवशेष का द्रव्यमान सूरज से लगभग 3 गुना या उससे ज्यादा है तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति उस गुरुत्वीय पतन को रोक नहीं सकती। वो बस सिकुड़ता जाएगा जब तक कि ब्लैक होल न बन जाए। तो अब उस बिंदु की बात करते हैं जहां तारा पूरी तरह से कुड़ चुका है। अगर हम उस अंधेरे के भीतर झांके तो उसकी बनावट कैसी है? क्योंकि बाहर से तो वो बस एक काला गोला दिखता है। हाँ, इसकी 2 मुख्य चीजें हैं। पहली है इसकी एक सीमा जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन? मैंने पढ़ा है इसके बारे में। इसे कैसे समझें? आप इसको एक ब्रह्मांडीय झरने के किनारे की तरह समझ लीजिए। ये कोई ईंट पत्थर की दीवार नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष समय में एक ऐसी गणितीय सीमा है जहां से पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति को पार कर जाती है। और चूंकि फिजिक्स का नियम है कि कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चल सकती, तो एक बार कोई चीज उस झरने के किनारे से नीचे गिरी तो बस वो वापस नहीं आ सकती। बिल्कुल, यहाँ तक कि रोशनी की किरण भी अगर इवेंट होराइजन के अंदर चली गई तो वहीं फंस जाएगी और उस सीमा के पार जो भी होता है वो हमारी दूरबीनों की पहुंच से हमेशा के लिए कट जाता है। लेकिन यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है और सच कहूं तो ये बात मेरे गले थोड़ा कम उतर रही है। कौन सी बात? वो सिंगुलैरिटी का विचार। अगर हम इवेंट होराइजन से और अंदर जाएं, एकदम केंद्र में, तो सिंगुलैरिटी मिलती है। कहा जाता है कि पूरे तारे का द्रव्यमान ऐसी जगह इकट्ठा हो जाता है जिसका कोई आकार नहीं है। हाँ, यही थियरी है। पर ये आम समझ के बिल्कुल खिलाफ है। मेरा मतलब है, सूरज से 3 गुना बड़ा द्रव्यमान एक ऐसे बिंदु पर सिकुड़ जाए जिसका आयतन या वॉल्यूम 0 हो। अगर वॉल्यूम 0 है तो घनत्व या डेंसिटी तो अनंत हो जाएगी ना? हाँ, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। कोई भी फिजिकल चीज इन्फिनिट डेंसिटी वाली कैसे हो सकती है? ये तो गणित में किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने जैसी गलती लगती है। यह कोई गलती नहीं है, बल्कि यही वो जगह है जहां हमारे वर्तमान विज्ञान की सबसे बड़ी हार छुपी है। आपकी यह उलझन पूरी तरह से वैज्ञानिक समुदाय की उलझन जैसी ही है। सच में? तो क्या आइंस्टाइन की थ्योरी यहाँ काम नहीं करती? वही तो बात है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत, जो अंतरिक्ष और समय को समझने का हमारा सबसे बेहतरीन टूल है, वो इस सिंगुलैरिटी के बिंदु पर आकर टूट जाता है। टूट जाता है? यानी उसके समीकरण काम नहीं करते? बिल्कुल। उसके सारे इक्वेशंस अनंत या इन्फिनिटी का जवाब देने लगते हैं, जिसका मतलब है कि स्पेस और टाइम दोनों उस बिंदु पर अपने अर्थ खो देते हैं। पास की गैस और धूल जब उसकी तरफ खिंचती है तो वो सीधे अंदर नहीं गिरती। हाँ, वो बहुत तेजी से चक्कर लगाने लगती है ना? मैंने अक्रीशन डिस्क के बारे में पढ़ा था। हाँ, वही। उस घूमते हुए पदार्थ को अक्रीशन डिस्क कहते हैं। उसमें गैस के कण प्रकाश की गति के आसपास की रफ्तार से घूमते हैं। ये तो किसी वॉशिंग मशीन में घूमते हुए पानी जैसा है, बस फर्क ये है कि ये पानी लाखों डिग्री पर उबल रहा है। बिल्कुल। उनमें इतना भयंकर घर्षण या फ्रिक्शन होता है कि वो प्लाज्मा में बदल जाते हैं और इतनी एक्सरे निकालते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे चमकदार चीजों में से एक बन जाते हैं। और सोचिए, अगर इस उथल पुथल में कोई अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाए, ओह, तब तो गुरुत्वाकर्षण उसके साथ कुछ बहुत ही अजीब करेगा। वही स्पैगेटिफिकेशन। स्रोतों में ये बड़ा ही मजेदार शब्द था। हाँ, खगोल विज्ञान में ये शायद सबसे क्रिएटिव और खौफनाक शब्द है। इसे टाइडल फोर्सेस के चरम रूप में समझा जा सकता है। इसे ऐसे सोच सकते हैं, मान लीजिए एक यात्री पैर के बल ब्लैक होल की तरफ गिर रहा है, तो उसके पैरों पर लगने वाला खिंचाव उसके सिर की तुलना में करोड़ों गुना ज्यादा होगा। एकदम सही।
और ये खिंचाव इतना भयानक होगा कि यात्री का शरीर रबर की तरह खिंचने लगेगा और आखिरकार एक पतले नूडल या स्पेगेटी जैसा बन जाएगा। बाप रे। और शायद ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, बल्कि कोई ग्रह या तारा भी वहां जाए तो उसके साथ भी यही होगा। हाँ, पूरा का पूरा ताला छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो जो चीज खुद को दिखा नहीं सकती और जो पास जाए उसको नूडल बना देती है, उसको इंसानों ने आखिर खोजा कैसे? इसका इतिहास मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ब्लैक होल की खोज किसी लैबोरेटरी या दूरबीन से शुरू नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक विचार प्रयोग या थॉट एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, कब की बात है ये? बात है 1783 की, जब जॉन मिचेल नाम के एक विद्वान ने न्यूटन के नियमों का इस्तेमाल किया। उन्होंने सोचा कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो और आकार छोटा हो तो शायद प्रकाश भी उससे बच नहीं पाएगा। 1783, तब तो अंतरिक्ष विज्ञान बस टेलीस्कोप से ग्रह गिनने तक सीमित था और उन्होंने इसको डार्क स्टार कहा था ना? हाँ, पर उनके इस विचार को ठोस गणितीय आधार मिलने में 1 सदी से ज्यादा लग गया। 1915 में जब आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी पेश की, तब खेल बदला। हाँ, आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी सिर्फ खिंचाव नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम के ताने बाने में पड़ने वाला एक गड्ढा है। बिल्कुल, जैसे एक ट्रैम्पोलिन पे आप कोई भारी बॉलिंग बॉल रखते हैं। और उस थ्योरी के कुछ ही महीनों बाद 1916 में कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड ने उन समीकरणों को हल किया। और उन्होंने ही मैथमेटिकली साबित किया था कि एक छोटे बिंदु में सिकुड़ा हुआ मास स्पेस टाइम में एक ऐसा गड्ढा बनाएगा जिससे कुछ बाहर नहीं आ सकेगा, और इवेंट होराइजन की रेडियस निकाली थी। सही, पर वैज्ञानिक आधी सदी तक इसे मानते नहीं थे। वे इसे फ्रोजन स्टार कहते थे। आखिरकार 1967 में जॉन व्हीलर ने इसे ब्लैक होल नाम दिया। और फिर 1974 में स्टीवन हॉकिंग ने पूरी थ्योरी ही पलट दी। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन का सिद्धांत दिया। हाँ, तब तक लगता था कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, पर हॉकिंग ने बताया कि वे पूरी तरह काले नहीं होते, वे ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। और यहाँ उन्होंने क्वांटम फिजिक्स को जनरल रिलेटिविटी के साथ जोड़ दिया था, है ना? वही तो इनकी सबसे बड़ी खोज थी। उन्होंने समझाया कि खाली अंतरिक्ष असल में खाली नहीं होता, वहां पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के जोड़े लगातार बनते और नष्ट होते रहते हैं। और अगर ये जोड़ा इवेंट होराइजन की सीमा पर बने तो एक पार्टिकल अंदर गिर सकता है और दूसरा बाहर निकल सकता है। हाँ, और जो कण बाहर भागता है वो ब्लैक होल के मास का एक छोटा सा हिस्सा अपने साथ ले जाता है। यानी ब्लैक होल भी धीमे धीमे इवेपोरेट या वाष्पित होते रहते हैं। होते तो है, पर एक बड़े ब्लैक होल को पूरी तरह इवेपोरेट होने में ब्रह्मांड की आयु से भी खरबों गुना ज्यादा समय लगेगा। बाप रे। पर इन सब थ्योरीज के बाद 10 अप्रैल 2019 को हमने सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार ब्लैक होल की असली तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर जो M87 आकाशगंगा के ब्लैक होल की थी, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। एक धधकता हुआ नारंगी छल्ला और बीच में गहरा कालापन, वो उसकी एक्रेशन डिस्क और शैडो थी। और फिर 2022 में हमारी अपनी मिल्की वे के सेंटर वाले सैजिटेरियस ए स्टार की भी तस्वीर आ गई। सोचिए, एक ऐसी चीज की तस्वीर खींच ली गई जो कैमरे के सारे नियमों के ही खिलाफ है। लेकिन तस्वीरों ने तो अस्तित्व साबित कर दिया, पर स्रोतों को पढ़ते हुए इनके भौतिक नियम मुझे दिमाग घुमाने वाले लगे, जैसे कि वो नो हेयर थ्योरम। हाँ, ये थ्योरेटिकल फिजिक्स का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। नो हेयर थ्योरम ये कहती है कि ब्लैक होल को सिर्फ 3 चीजों से पहचाना जा सकता है। मास, स्पिन यानी घूमने की गति, और इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना? बिल्कुल। इन तीनों के अलावा उसकी कोई और पहचान नहीं बचती। उसका सारा इतिहास और जटिलता मिट जाती है। लेकिन ये तो बड़ा अजीब है। मेरा मतलब है, एक तारा चाहे लोहे का बना हो या कार्बन का, उसमें तूफान आते हों या उसके आसपास ग्रह हों, जैसे ही वो ब्लैक होल बनता है सब कुछ सिर्फ 3 नंबर्स में सिमट जाता है। वही तो मसला है। पर क्वांटम मैकेनिक्स तो कहती है कि इंफॉर्मेशन या जानकारी कभी पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकती। उस तारे की अरबों साल की कहानी आखिर अचानक कहाँ चली गई? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो गई? और इसी विरोधाभास को या कॉन्ट्रडिक्शन को ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। ये आज भी साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यानी अगर जानकारी नष्ट होती है तो क्वांटम मैकेनिक्स गलत है, और अगर नहीं होती तो आइंस्टीन की थ्योरी अधूरी है। क्या बात है। और इस सब के बीच एक और बड़ी खोज हुई थी 2015 में। लाइगो ने जब पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स या गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया था। हाँ, वो जब 2 ब्लैक होल आपस में टकराए थे। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो वो खोज बताती है कि ब्लैक होल कितने ताकतवर हैं।
जब वे टकराते हैं तो स्पेस टाइम के ताने बाने में भारी लहरें उठती हैं। जैसे शांत तालाब में दो पत्थर फेंक देने से लहरें किनारे तक आती हैं। लाइगो ने वही लहरें पृथ्वी पर महसूस की थी, यानी ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड के नेटवर्क से जुड़े हैं। बिल्कुल। तो आखिर इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने तारे की मौत देखी, स्पेस टाइम को हार मानते देखा और फिजिक्स का पैराडॉक्स देखा। इसका निष्कर्ष ये है कि ब्लैक होल सिर्फ विनाशकारी राक्षस नहीं है, वे ब्रह्मांड के विकास और आकाशगंगाओं की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। उनका बड़ा ग्रेविटी तारों को बांध कर रखता है। जो प्रकाश को निगलता है वही आकाशगंगा को बिखरने से भी रोकता है। नेचर का क्या अजीब बैलेंस है। और स्रोत बताते हैं कि वे हमें यह सिखाते हैं कि हमारी नॉलेज अभी बहुत सीमित है। और इसी चर्चा से मेरे दिमाग में एक आखिरी बहुत ही गहरा विचार आता है। अगर सिंगुलैरिटी पर आकर जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों टूट जाते हैं, इन्फिनिटी बन जाते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हर आकाशगंगा के केंद्र में, उस अंधेरे के ठीक अंदर, एक बिल्कुल नई तरह की भौतिकी, एक न्यू फिजिक्स काम कर रही हो? एक ऐसा नियम जो अभी तक इंसानी दिमाग की समझ से परे है। हाँ, शायद सिंगुलैरिटी भौतिकी की कब्र नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के असली नियमों को समझने की एक शुरुआत है, एक नया दरवाजा। और यही वो सवाल है जिस पर हम सबको आसमान की तरफ देखते हुए जरूर सोचना चाहिए। आज की इस डीप डाइव चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।